नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल इजी टू लर्न पर, जहाँ आज हम पढ़ने वाले हैं भाषा, लिपि और व्याकरण। जी हाँ, बहुत ही आधारभूत चीज़ें हैं, जैसे मौखिक भाषा, लिखित भाषा या फिर हिंदी क्यों राजभाषा है या राष्ट्रभाषा क्यों नहीं है। इन सब के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ कुछ और भी चीज़ें, जैसे बोली क्या है, क्षेत्रीय भाषा क्या है, मातृभाषा क्या है, इनके बारे में आज जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले भाषा से। ठीक है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों अथवा विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों पर प्रकट करते हैं तथा दूसरे के भावों या विचारों को सुनकर अथवा पढ़कर समझ लेते हैं। भाषा के ऐसे कहा जाता है कि भाषा के दो प्रकार हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर एक और भी प्रकार जोड़ा है जिसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। यूँ तो मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा, जो बातें हम लोग बोलते हैं, बोलकर एक दूसरे को समझ पा रहे हैं या अपने विचारों को प्रकट कर पा रहे हैं, वो मौखिक भाषा हो गई। अगर कुछ लिख करके हम एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, वह लिखित भाषा है। कई बार हम संकेत में बोलते हैं, वो सांकेतिक भाषा है। चलो शुरुआत करते हैं मातृभाषा से। मातृभाषा क्या होती है? जन्म लेने के बाद मानव जब प्रथम भाषा सीखता है, उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा किसी भी व्यक्ति की सामाजिक एवं भाषाई पहचान होती है। ये पहली भाषा होती है जो हर एक बच्चा सीखता है। अब आते हैं क्षेत्रीय बोली। क्या होती है क्षेत्रीय बोली? जानिए। क्षेत्रीय बोली या क्षेत्र सीमित होता है। क्षेत्रीय बोली का क्षेत्र सीमित होता है क्योंकि यह एक क्षेत्र विशेष में ही बोली जाती है। इसका प्रयोग सरकारी कार्यों में नहीं होता है, क्योंकि अगर एक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का प्रयोग सरकारी कार्य में किया जाएगा तो शायद एक ही क्षेत्र के लोग समझ पाएंगे, इसलिए इसका प्रयोग सरकारी कार्य में नहीं होता है। अब एक प्रश्न उठता है, हिंदी भारत की राजभाषा या राष्ट्रभाषा? आइए इसके बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं। ऐसी भाषा जो देश के अधिकांश लोगों के द्वारा बोली, समझी तथा लिखी जाती है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत के अलग अलग राज्यों में होते हुए भी हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो देश के अधिकतम लोगों द्वारा लिखी, बोली, समझी तथा किसी न किसी रूप में पूरे भारत में प्रयोग की जाती है। 14 सितंबर सन 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। फिर से समझिए, 14 सितंबर सन 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को स्वतंत्र भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। अब जब राजभाषा के बारे में बातें हो रही है तो क्यों ना अब हम बात करते हैं कि राजभाषा आखिर होती क्या है। चलिए राजभाषा के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। राजभाषा वह भाषा जिसमें कोई राज्य, देश अथवा प्रांत अपना शासकीय कार्य संपन्न करता है। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली की राजभाषा भी हिंदी है। 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हिंदी को राजभाषा का स्थान दिया गया है। अब जानते हैं लिपि क्या होती है। प्रत्येक भाषा के वर्णों की बनावट अलग अलग होती है। उनमें बहुत सी ध्वनियाँ होती है तथा प्रत्येक ध्वनि के लिए कुछ निश्चित वर्ण या चिन्ह होते हैं। इन्हें लिखने का ढंग अथवा लिपि कहा जाता है। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। परिभाषा में आप यह कह सकते हैं कि भाषा के लिखने के ढंग को हम लोग लिपि कहते हैं। अब जानते हैं कुछ भाषा और उन भाषाओं को लिखने का तरीका, यानी कि लिपि। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी, जर्मन की रोमन, संस्कृत की देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, बंगाली बांग्ला और फ्रेंच की है रोमन। आइए अब बात करते हैं व्याकरण की। जी हाँ, बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है, बहुत ही आधारभूत प्रश्न है। व्याकरण किसे कहते हैं? देखिए, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध बोलने, समझने, लिखने
तथा पढ़ने के नियमों की जानकारी मिलती है। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं ऐसा कह रही हूँ, राम खाना खाती है, ये क्या समझ आ रहा है? ये तो बिल्कुल ही गलत लग रहा है। लेकिन मान लीजिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का ज्ञान है और तब ऐसी गलतियां नहीं होंगी। इसलिए कहा जाता है कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध बोलने, समझने, लिखने तथा पढ़ने के नियमों की जानकारी मिलती है। आशा करती हूँ व्याकरण आपको समझ आई होगी। आइए देखते हैं साहित्य, लिटरेचर। प्रत्येक भाषा में ज्ञान से भरी बातों को लिखकर उन्हें आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जाता है ताकि वे उसे अपने उपयोग में ला सकें। ज्ञान का यह लिखित भंडार उस भाषा का साहित्य है। भाषा के ज्ञान का संचित कोश साहित्य कहलाता है। ज्ञान के भंडार को मुख्य रूप से दो प्रकार से लिखा जा सकता है। एक होता है गद्य, दूसरा पद्य। देखिए गद्य में क्या क्या आता है? नाटक, कहानी, निबंध, उपन्यास, रेखाचित्र, पत्र, लेख, आलोचना आदि गद्य के रूप हैं। जैसे भीष्म शाहनी, मुंशी प्रेमचंद, शिवानी राजकुमार वर्मा आदि द्वारा लिखी कहानियाँ, उपन्यास आदि। अब पद्य की अगर बात करें, गीत, कविता, प्रार्थना आदि पद्य के रूप हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, सुभद्रा कुमारी चौहान, राजेश जोशी, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, सोहनलाल द्विवेदी और गोपाल दास नीरज आदि की रचनाएं। देखिए व्याकरण से संबंधित जितनी भी आधारभूत बातें होती है वो मैंने आज आपको समझाया है। जैसे राजभाषा का अर्थ, लिपि, मातृभाषा, क्षेत्रीय बोली और उसके साथ साथ व्याकरण और साहित्य। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।